बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोना। कार्यक्रम आसान योग से कोरोना को कैसे करें दूर में एक बार फिर हम मौजूद हैं नए योग के माध्यम से आपको स्वस्थ रखने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा जी। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका, और केबीसी न्यूज़ को भी धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं इनकी, ताकि ये मुझे भी मौका दिया इन्होंने जनमानस के समक्ष अपना ज्ञान बांटने के लिए। और ये जो कोरोना वायरस है जो आज हमारे विश्व को घेरे हुए है रोग से, इस पर कैसे मुक्ति पाएं, इसका ज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, इसमें केबीसी न्यूज़, हमारे दर्शक, मैं सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और इस नज़रिए से देखे जाए तो लगातार जो कोरोना है वो अपने पांव पसारता जा रहा है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को स्वस्थ रखे, कोरोना को दूर भगाए। अगर सबसे पहले सवाल की बात करेंगे तो सर, तो हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि कोरोना वायरस का पहला अटैक हमारी सांसों पर पड़ता है। योग विज्ञान इस क्षेत्र को कैसे मजबूत कर सकता है जिससे सांस नलिका और फेफड़ा मजबूत हो जाए और कोरोना वायरस के अटैक को शरीर झेल पाए? बहुत ही उम्दा प्रश्न। कोरोना वायरस के अटैक सबसे प्रथम सांस पे होता है। सांस अवरुद्ध सी चलने लगती है, यहाँ फेफड़े पे दबाव होता है, और इस कारण से हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, टूटी हुई सांस। और आप जानते हैं कि सांस जीवन है, तो इस क्षेत्र को हम कैसे मजबूत करें, हम इतना मजबूत कर लें कि इस अटैक को झेल पाए शरीर। ये योग के पास में ये विज्ञान है कि इस क्षेत्र को ही नहीं, हर एक अंग को, हर एक अंग को वो मजबूती की तरफ ले जा सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है, ताकि आपको उस ऑर्गन पे कोई रोग ना आए। और इसके लिए योग के पास में भरपूर इसके आसन प्राणायाम के माध्यम से इनके पास में ज्ञान है। अब इस क्षेत्र को हम कैसे मजबूत करें? फेफड़े में गतिशीलता उसके एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से होता है, फैलाव और सिकुचन से होता है। और इसकी गतिशीलता बनाए रखने के लिए, कार्यशीलता बनाए रखने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम 4 आसनों का और साथ ही साथ 4 प्राणायाम का जिक्र मैंने किया है। इसके पहले भी 8 आसनों का चयन आपको दिया था कोरोना से मुक्त पाने के लिए, और 4 प्राणायाम दिया था, आपको बताया था। उन 4 प्राणायामों से इस क्षेत्र को, लंग्स को, फेफड़े को और नासिका से लेकर के फेफड़े तक की नली को, सांस की नली को, इसे हम मजबूत बना सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं। प्रतिदिन इसकी कार्यशीलता कम होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कार्यशीलता हर अंग की कम होती है। तो हर दिन, प्रतिदिन अगर आप निश्चित कर लें कि मुझे इतना प्राणायाम में समय देना है, प्राणायाम में लगभग 15 मिनट आपको देने होंगे 4 प्राणायाम करने के लिए, तो इनको आप ज़रूर करें और इनकी कार्यशीलता पुनः वापस मिलेगी आपको। जो कमी आ गई, प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी कमी आती है, तो वो कार्यशीलता इनकी बनाए रखना और इसे मजबूत भी करना, मजबूत करने की दिशा में भी। तो इतना ये मजबूत आप कर सकेंगे कि कोरोना ही क्या, सांस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, वो दूर हो जाएंगे। और सांस है तो जीवन है। और भी अंग जिस पर इसका प्रभाव पड़ता है, आपकी सांस में अगर पूर्ण गतिशीलता अगर है
तो आप देखिए कि सांस के माध्यम से हमें क्या मिलता है। ऑक्सीजन मिलती है जो भोजन है सेल के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैले तत्व हैं जो शरीर के अंदर होते हैं वो निकल जाने चाहिए। तो भोजन और प्लस गंदगी, सफाई, तो रोग मुक्त रखने के लिए ये तो पहला कर्तव्य है हर मनुष्य का कि इस क्षेत्र को वो मजबूत कर ले। अब बात आती है कि 4 प्राणायाम कौन कौन से। ये प्रचलित प्राणायाम हैं, पिछले एपिसोड में मैंने इसे डिटेल में बताया था, आज भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहला नंबर आता है अनुलोम विलोम का, दूसरा कपालभाति का, तीसरा भस्त्रिका का, और चौथा उज्जाई का। ये आप जरा अच्छे ढंग से आप समझ लें। इसमें क्या सूक्ष्म बातें हैं उसको ध्यान में रख करके और पूर्ण कंसंट्रेशन से एकाग्रचित हो करके सांस पे आपकी नज़र हो, सांस को आप मन ही मन आते जाते और अपने शरीर पे उसका अनुभव आप करते हुए अगर आज ये प्राणायाम करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अगर आप ध्यान कहीं और है और कर कहीं और रहे हैं, आप तो दिखाई देंगे कि आप प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है लोगों को। तो ध्यान रहे इस बात का। सूक्ष्म बात ये है कि जब भी आप कोई प्राणायाम या आसन करें तो 3 जगहों का कंसंट्रेशन बनाते हुए ताल लयबद्ध, एक तो आप एक्शन, जो भी आप आसन और प्राणायाम करेंगे एक एक्शन पार्ट में आप अपने को कंसंट्रेट करें। दूसरा है कि ताल लयबद्ध होने चाहिए प्राण से, मतलब कि सांस से, और मन वहाँ होना चाहिए जो जिस आसन को या जिस प्राणायाम को आप कर रहे हैं वहीं आपका मन भी होना चाहिए। 3 जो एनर्जी हैं मनुष्य के जीवन की वो आपके संग हो, आपके साथ हो, और उसी क्षण आपने उसे बनाए रखना है, तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो मैं आपको एक एक करके आपको बताता हूँ उन 4 प्राणायामों के विषय में। तो आप सब ध्यान से इन सभी प्राणायामों के बारे में नोट कर ले और सही तरीके के बारे में जान ले, ताकि जब आप व्यायाम करें तो आप इसका फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा मिल सके। चलिए सीधे चलते हैं सर के पास। सहज हो जाएं, कोई एक आसन ग्रहण कर लें, सुखासन, स्वस्तिकासन या पद्मासन। जो भी पद्मासन हो कर सकें आप तो अति उत्तम है, नहीं तो आप सुखासन इस प्रकार जिस प्रकार के लोग बैठते हैं आराम से, ये सुखासन। स्वस्तिकासन, एक पाँव को यहाँ कर लें और दूसरे पाँव को जंघे के नीचे कर लें आप। स्वस्तिकासन ये कुछ और विशेष उपयोगी है ये आसन। और तीसरा है पद्मासन। तो पद्मासन इस प्रकार, अगर पद्मासन लगा सकें आप तो अति उत्तम है। कमर से ऊपर का भाग, गर्दन, रीढ़ सीधी, दृष्टि सामने या आंखें बंद, ज़्यादा आप और अधिक लाभ ले सकेंगे कंसंट्रेशन का अगर आंखें बंद कर लें आप। और बाजू सहज रूप में और हाथ को अपने जंघा के ऊपर आप रख लें, यमुना के ऊपर रख लें, नी के ऊपर रख लें, आराम की मुद्रा, या तो ऐसे या ऐसे या कोई मुद्रा बना लें। तो ये मुद्रा बनाएं या ये मुद्रा बनाएं, कोई आवश्यक नहीं है। प्राणायाम करने के समय मुद्रा की आवश्यकता उनको होती है जो योगी हैं, ध्यान की तरफ अपने को ले जाते हैं, तो मुद्रा बनाना ज़रूरी होता है। तो सहज हो जाएं आप। मैं सहज होकर के और बैठ रहा हूँ, आप देख लीजिए। गर्दन रीढ़ सीधी लेकिन तनी हुई नहीं, इस प्रकार नहीं, आराम की स्थिति लेकिन सीध। अनुलोम विलोम,
अनुलोम विलोम का शाब्दिक अर्थ है अनुलोम लेना, सांस लेना, और विलोम सांस छोड़ना। लेकिन प्राणायाम में इसे विशेष रूप से फोर्स लगाते हुए किया जाता है ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ मिले। दो बात का ख्याल, वो ये कि फोर्स लगना चाहिए, लेने के वक्त, सांस को लेने के वक्त फोर्स होनी चाहिए और सहज फोर्स होनी चाहिए, बहुत एक्सेस नहीं होनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसकी गति, लंबाई जितनी आप बढ़ा सकें, सहज रूप से आप लंबाई बढ़ाएं, लेने में भी और छोड़ने में भी। लेने में अगर लंबाई आपकी बढ़ती है, फोर्स भी है, तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाएगा और देर तक फेफड़े में ऑक्सीजन के होने के कारण फेफड़ा जो ऑर्गन है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकेगा। क्योंकि यहीं लोग जल्दी जल्दी कर बैठते हैं, तो जब तक कि वो ऑक्सीजन ले फेफड़ा, तब तक सांस बाहर निकल जाती है। तो आप लेंथ बढ़ाइए, फोर्स दीजिए, लेंथ लेने में भी और छोड़ने में भी आप ये ध्यान करिएगा। और इस कदर पहली बार तो आप बाईं नाक से सांस लें और बाईं नाक से ही छोड़ें। अगर बाईं नाक अगर आपकी खुली हुई है तो, अगर नहीं, बाईं नाक अगर नहीं खुली है तो आप दाहिनी नाक से सांस लें। जो भी नाक खुली हुई हो आपकी, उस नाक से शुरुआत करें और 10 बार उसी नाक से छोड़ें। फिर आप अल्टरनेट कर लें और समय दें, इसमें लगभग 3 मिनट का समय दें। एक प्राणायाम करने में आप 3 मिनट से लेके 5 मिनट का समय दें। तो हम शुरू करते हैं। मुद्रा, हाथ की मुद्रा इस प्रकार, अंगूठा दाहिनी नाक के समक्ष, मेरी तर्जनी, रिंग फिंगर बाईं नाक के पास और 2 फर्स्ट और सेकंड फिंगर भू मध्य में पे। आंखें बंद, गर्दन रीढ़ सीधी लेकिन सहज। मैं बाईं नाक से शुरुआत करता हूँ। सांस लेनी है, फोर्स भी रहे और सहज रूप में होनी चाहिए और लंबाई बढ़ेगी, खुद ब खुद बढ़ेगी। एक ही नाक से सांस लेना, उसी नाक से सांस छोड़ना 10 बार। मैं 3 बार करूँगा आपके बताने के लिए। लेना, छोड़ना, लंबाई बढ़ी है, लेना, अब छोड़ना। फोर्स भी है लेकिन सहज रूप में फोर्स, इस प्रकार नहीं। इस प्रकार करने से आप देखिए क्या होता है। फेफड़े में ये सांस जो ऑक्सीजन लिए हुए है, अंदर जाने वाली सांस फेफड़े में पहुंचती है और तुरंत निकाल देते हैं हम। तो ये ऑक्सीजन लेने का समय हमें नहीं दे पाते हम। तो ये ऑक्सीजन उसे पूर्ण रूप से जो अंदर गई हुई है ऑक्सीजन उसे नहीं ले पाता। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो ज़्यादा से ज़्यादा निकलने चाहिए वो नहीं निकलता। तीसरी चीज़, एक्सपेंशन, फेफड़े का एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, फैलाव और सिकुचन, ये भी जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। धीमी गति करिए तो ये एक्सपैंड अपने हिसाब से करेगा, रिदमिक करेगा, सहज रूप में एक्सपेंशन होगा मैक्सिमम और फिर कंट्रैक्शन भी मैक्सिमम होगा, मतलब कि सिकुचन भी मैक्सिमम होगा। अब धीमी गति, फोर्स भी रहे लेकिन धीमी गति। फिर शुरू करता हूँ मैं। ये पूरा कंट्रैक्शन हो गया, पूरा एक्सपेंशन देखिए। और आपका मन, चेतना इस एक्सपेंशन पे और सांस पे, उसकी फोर्स लगाने पे, उसके साथ जुड़े रहने पे। इसके बाद फिर जब 10 बार हो जाए तो दाहिनी नाक से, इस प्रकार आप कर लेंगे। और अल्टरनेट मैं करता हूँ अब।
तो अल्टरनेट के लिए तो आप जानते हैं। फोर्स भी है, लेंथ भी है, लंबाई भी है। आपका फेफड़ा पूर्ण रूप से एक्सपेंशन हो रहा है और धीमी गति में एक्सपेंशन होना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस प्रकार करते हैं, देखिए फिर से मैं दोहराता हूं, जो जनरली लोग करते हैं उसमें क्या होता है, ये छोटे लेंथ में आपने ली सांस को, फोर्स लगा, ज़्यादा लगा फोर्स, लेकिन छोटे लेंथ में आपने ली और छोटे लेंथ में आपने छोड़ दी। एक्सपेंशन भी पूरा नहीं हो पाया, कंट्रैक्शन भी पूरा नहीं हो पाया, मतलब कि फैलाव भी नहीं हो पाया इस क्षेत्र का, और क्षेत्र का फैलाव और सिकुचन मैक्सिमम अगर होगा, अत्यधिक होगा, तो इसकी कार्यशीलता बढ़ेगी। हमें देखना है कि इस ऑर्गन की कार्यशीलता हमें बढ़ानी है, क्योंकि ये कोविड हमें यहाँ आकर के अटैक करता है सबसे पहले हमारी सांस की नलिका को, और आपके जो सांस की नलिका और फेफड़े तक का जो नलिका है वो भी, उससे भी रिदमिक ताल लयबद्ध अगर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन दिया जाए ताल लयबद्ध, तो ये गतिशीलता इसकी और भी तेज हो जाती है और इसकी कार्यशीलता भी तेज हो जाती है और इंटेलिजेंट बनता है। किसी भी चीज़ को अगर फैलाव किया जाए, धीमी गति में फैलाव किया जाए और फिर धीमी गति में अगर छोड़ा जाए तो सहज है और यही सबसे ज़्यादा कारगर है। अगर मैक्सिमम अगर बार बार करते रहेंगे तो इसकी कार्यक्षमता टूटी टूटी मिलेगी आपको, तो ध्यान रखना है। अनुलोम विलोम जनरली लोग, मैं देख रहा हूँ कि अनुलोम विलोम का सही जानकारी न होने के कारण उनका लाभ नहीं ले पाते, तो ये हुआ अनुलोम विलोम। अब मैं कपालभाति बता रहा हूँ। सभी लोग जानते हैं कपालभाति को, बहुत प्रचलित प्राणायाम है ये भी। कपालभाति में सांस फोर्स से छोड़ना है, लेना हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम का मतलब ये होता है कि आपका ध्यान सिर्फ फोर्स लगाने पे हो, छोड़ने के वक्त, लेने के वक्त खुद ही खुद ले लेगा। आप ध्यान न रखें, उस पर आपकी नज़र न हो भी, आपकी नज़र फोर्स लगाने पे, लेकिन सहज फोर्स, आपकी जो क्षमता है फोर्स लगाने की उससे अधिक नहीं, बहुत तेज़ नहीं, गति फोर्स लगाने पे आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार देखिए, चेहरे में कोई विकृति ना आवे, शरीर बहुत हिले नहीं, थोड़ा सा कंधा जरूर हिलेगा, हिलेगा नहीं बल्कि वो वाइब्रेशन है, तो इसे ध्यान में। और आपकी चेतना फोर्स लगाने में और ताल लयबद्ध शरीर का भाग, सांस के साथ जुड़े रहना और मन अपने पूरे शरीर और सांस से ताल लयबद्ध बनाए रखना, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। तो ये गति में आप करें। बहुत तेज़ गति की शुरू में नहीं करना चाहिए, धीमी गति से शुरू करें, फिर तेज़ रफ्तार आप कर सकते हैं, और जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे आप अधिक तेज़ कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कपालभाति करके अपनी आंखें काली कर ली लोगों ने, जानकारी नहीं थी, क्योंकि जिससे सीखा उन्होंने फोर्स लगाने को तो कहा और लगा लिया इतना कि फिर शरीर के अंग टूटने लगे। ये बहुत ही
ये प्राणायाम अंदर के शरीर को उद्वेलन करता है, प्यूरिफायर है। इसके दो गुण को आप जानिए। ये कूलिंग प्राणायाम है, ठंडा करता है अंदर के सिस्टम को, नॉर्मल कहें या ठंडा कहें। गर्म है अगर अंदर कोई ऑर्गन या कोई सिस्टम तो उसे कूल ठंडा कर देगा धीरे धीरे जब आप करेंगे तो। और ये प्यूरिफायर है, अंदर की हवा जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है अंदर का, तो ये बाहर निकलेगा तो प्यूरिफाई होगा। हर ऑर्गन के साथ छिपा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे सटा हुआ है और ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो इसे आप करें। कितना समय, अब क्वेश्चन आता है कि हम कितनी देर करें। सहज रूप में मैं बताऊं, एक नॉर्मल आदमी को 50 स्ट्रोक करने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये हुआ, ये एक स्ट्रोक, दो, लगभग 50 स्ट्रोक करके और फिर आप सहज हो जाइए। सांस को आते जाते देखिए। दिस इज़ वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आप ध्यान रखिए। लोग 2-2 मिनट तक करते रह जाते हैं, नहीं ऐसा ना करें। आप करें 2 मिनट तक, क्या क्यों आप 10 मिनट तक करें, लेकिन शरीर के अंदर जो हलचल हुई है उसे फिर शांत होने दें, फिर दूसरे राउंड पे जाएं। लगभग 50 का एक स्ट्रोक का एक राउंड बनाएं और फिर सहज हो जाएं। नॉर्मल सांस को आते जाते देखिए। देखना मतलब कि उससे जुड़ जाना, बैठे रहना और सांस अंदर गई सांस बाहर आई, नॉर्मल होने दीजिए। कितनी देर, तो लगभग आधा मिनट, और फिर अंदर का सिस्टम आपका शांत हो जाएगा। फिर दूसरे राउंड पे जाइए, तब आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। ये 200-400 एक साथ ना करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये लोग करते हैं तो ये ठीक नहीं। एक नॉर्मल आदमी के लिए, योगी अगर करता है तब तो उसने उतनी कैपेसिटी बढ़ा ली है, लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति को लगभग 50 के आसपास करना चाहिए। शांत बैठ जाइए, रिलैक्स होने दीजिए। अंदर के सिस्टम को गेन करेगा, रिलैक्सिंग इज गेनिंग, लेकिन उसे आप गतिशील बनाएं भी और फिर रिलैक्सेशन भी दे, दोनों क्रिया एक साथ होनी चाहिए। तो ये रहा कपालभाति। भस्त्रिका प्राणायाम इस प्रकार, सांस लेना भी फोर्स से और छोड़ना भी फोर्स से। लेने में आप जितना फोर्स लगा सकें, सहज, दोनों नाक उसमें भी इसमें भी खुली रहती हैं। ध्यान आपका, मैंने बताया कि ताल लयबद्ध शरीर से, सांस से, और जो सांस और शरीर में जो गति और जो कोई हलचल या कोई चेंजेस अगर नज़र आ रहे हैं उस पे आपकी नज़र। तो भस्त्रिका प्राणायाम, फोर्स से लेना भी, फोर्स से छोड़ना भी, सहज रूप में। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम देखा आपने, फोर्स लेने में भी और छोड़ने में भी, सहज रूप से। गति इसकी आपके अनुसार, आप जितनी गति रखना चाहें। मैं तो ये कहूँगा कि नॉर्मल गति रखिए, बहुत फास्ट मत रखिए। इस प्रकार लोग करते हैं, ऐसा ना करें। इसमें जो कमियां हैं मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, शॉर्ट लेंथ में अगर आपने सांस ली है और शॉर्ट लेंथ में आपने सांस छोड़ी है, तो ऑक्सीजन भी मात्रा में आपने जो ली वो भी छोटी सी लेंथ की थी, और फेफड़े में जब तक ऑक्सीजन उस फेफड़ा ले सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके, वो नहीं कर पाया। और कार्बन डाइऑक्साइड भी शॉर्ट लेंथ में छूटी। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो ऑर्गन्स जो क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं सहज रूप में अगर उसे आप क्रियाएं दें, उद्वेलन दें, तो इसे और भी कारगर बना सकते हैं आप। लेकिन असहज न करें, क्योंकि एक सांसारिक व्यक्ति के लिए अंदर का सिस्टम कुछ और कहता है और एक योगी के लिए कुछ और कहता है। तो सांसारिक व्यक्ति जो कि क्रियाकलाप
दिन भर के क्रियाकलापों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनके लिए मैं ये तो सलाह दूंगा कि आप सहज रूप में प्राणायाम करें। गति नॉर्मल रखें, बहुत धीमी गति से शुरुआत करें और मिडिल लेवल पे आकर के आप रुक जाएं, तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। एक्सपेंशन भी, इस क्षेत्र का एक्सपेंशन भी में भी उसे मदद मिलेगी, तो ये क्षेत्र आपका मजबूत होगा। फेफड़ा है, फिर हार्ट है, और भी जितने भी सारे आपके पेट पे जो ज्वलन होता है वो भी बहुत कुछ उसमें हलचल होती है। तो ये हलचल नॉर्मल अगर हो कहीं भी तो उसकी कार्यशीलता बढ़ती है, एबनॉर्मल होने से कार्यशीलता कम होती है, टूटता है। तो ये मैंने आपको बताया। समय का निर्धारण प्राणायाम करने के लिए सुबह खाली पेट, जब भी आप शौच के बाद आएँ तो खाली पेट आप बैठ जाएं, सहज हो जाएं और इसके बाद प्राणायाम करें। कितने लोगों ने प्रश्न किया है कि पहले प्राणायाम या पहले आसन। मैं ये कहता हूँ कि प्राणायाम और आसन दोनों ही आप जिस तरह चाहें, पहले प्राणायाम कर लें फिर आसन करें, लेकिन कोई भी आसन या प्राणायाम एक के बाद दूसरा अगर करें तो नॉर्मल सांस को ज़रूर देखें। जैसे कि अगर अनुलोम विलोम किया है और हमें कपालभाति करना है तो आप नॉर्मल सांस को लगभग 15-20 सेकेंड आप देखें, सहज हो जाएं, सहज होने दें अंदर, तो दूसरे प्राणायाम पे जाएं। कोई तरीके से आसन भी, कोई भी आसन करें तो आप शवासन में लेट जाएं और पहले विश्राम करने से अंदर के सिस्टम को विश्राम करने दें, फिर दूसरे आसन पे जाएं, तो अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। आज मैं आपको 3 प्राणायाम के बारे में बताया और इसे आप करें। फिर अगले एपिसोड में मैं आऊँगा। धन्यवाद। तो इन सभी को नोट कर लें आप, और ये आपके जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग बेहद ज़रूरी है। अगर दूसरे सवाल की बात करें सर, तो हमारे पास दूसरा सवाल जो है वो हमारी तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है। अगर हम योग की बात करें तो हमारे शरीर में जो तंत्र है उस पर योग किस प्रकार से कार्य करता है और किस तरीके से जो हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं? जी, बहुत बढ़िया। योग संपूर्ण विज्ञान है शरीर का। शरीर माने स्वस्थता, और कोई विज्ञान योग के अलावा शरीर के लिए मैं कहूँ अगर है, लेकिन जब रोग होता है तब, और निदान नहीं है, वो आपको राहत देता है। तो योग के माध्यम से आप अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। पूर्ण, मैं जोर दे रहा हूँ, पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं अपने जीवन पर्यंत तक। और ये मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि आप इसे चौथा भोजन मान लें, चौथी ज़रूरी चीज़ मान लें। तो ये चौथी चीज़, जैसे कि जीवन के लिए चाहिए भोजन, हवा और जल, तो ये चौथी चीज़ उसमें आप जोड़ लें जीवन को स्वस्थ रखने में। कोरोना वायरस आया है तो शरीर पे अटैक होता है, और उस शरीर पे अटैक ज़्यादा होता है जो पहले से कोई ना कोई एक या कई रोग ग्रस्त हुए होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर, अगर कोई रोग हुआ है तो इम्यूनिटी को हर क्षण हर पल इम्यूनिटी का खर्च रोग की तरफ हो रहा है, तो कमी आ गई, आपकी इम्यूनिटी में कमी आनी लाजमी है। तो इसे आप रोग मुक्त जीवन जीने के लिए इसे आप अपना लें, जो भी रोग है उससे निकल जाएं बाहर और फिर निरोगी जीवन जिएं। आंकड़ा बता रहा है, पीछे का आंकड़ा बता रहा है, विश्व आंकड़ा बता रहा है कि 30% लोग जिनको कोरोना वायरस हुआ था, ध्यान दें आप, कोरोना वायरस हुआ था, लेकिन
उनका इलाज नहीं हो सका, जानकारी उनको नहीं मिली, टेस्ट नहीं हो सका, कुछ अभाव में, कहीं कुछ अभाव में किसी को पहुंच नहीं पाए और कुछ अभाव में उनका टेस्ट नहीं हो पाया, बाद में उनके कोरोना के इफेक्ट ख़त्म हो गए। तो आप देखिए कि वो स्वस्थ शरीर रहा होगा ज़रूर जिनको कि कोरोना अटैक किया और फिर वो खुद ब खुद वो स्वस्थ हो गए। तो स्वस्थ शरीर में कोरोना का अटैक होता भी है तो अपने को स्वस्थ कर लेता है, क्योंकि इम्यूनिटी का खर्च किसी रोग पे नहीं है। तो आपके पास इम्यूनिटी पड़ी हुई है, वो उसे झेल लेगा। तो मेन मुद्दा ये है कि हमें स्वस्थ शरीर हमें चाहिए। अब वो कोरोना वायरस इतना आगाह कर चुका है कि अब तुम्हें आपका स्वास्थ्य आपके हाथ हो, इसे आप अपना लें, इस ज्ञान को ले लें और इसके लिए आप योग करें। योग में तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है जी, आधे घंटे से लेके 1 घंटा तक आपको समय देना है। 24 घंटे में बस इतना ही मांगता है। और स्वस्थ शरीर अगर हो जाए, इसी आधे घंटे में स्वस्थ शरीर अगर मिले तो इससे बढ़िया दौलत क्या होगी। तो इसे आप योग करें। योग करें में मैंने आपको 8 आसनों का चयन पिछले एपिसोडों में देता आया हूँ और प्राणायाम 4 प्राणायाम ज़रूर आप करें। तो इनको आप दोहराएं। सारे के सारे ऑर्गन योग से रोग मुक्त हो जाएंगे और रोग आएगा भी नहीं। तो ये योग के पास में ये ज्ञान है, इसे आप करें। और कैसे करता है योग, आप करेंगे तो आप खुद ब खुद लाभ आपको मिल जाएगा, क्योंकि एनर्जी दाता है योग से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ ऑर्गन, क्योंकि ये एनर्जी देता है आपको। एक बात और विशेष कर लें, आप अपने खान पान पे आप नज़र डालें। ये भी योग का ही एक अंग है। सिर्फ आसन प्राणायाम ही योग नहीं है, लाइफ स्टाइल भी योग का एक पार्ट है जिसको कि सभी लोग को मालूम होना चाहिए। बगैर खान पान के डिसिप्लिन को, अनुशासन को हम चलाए जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये भोजन आपका किस प्रकार होना चाहिए, सुबह से लेकर के रात्रि तक भोजन किस प्रकार होना चाहिए। इसमें मैं विशेष आज बताऊंगा कि रात्रि भोजन हानिकारक है। सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक कॉलर जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। मैं नगर मानिकपुरी जबलपुर से, मध्य प्रदेश से। जी, सवाल पूछे मैम अपना। हाँ, डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है कि डायबिटीज के लिए अगर कोई विशेष योगासन है तो वो हमें बताएं प्लीज, और उन्हें कितनी देर तक करना चाहिए, और साथ में हमारे का भोजन। जी, धन्यवाद आपका। डायबिटीज़ ये इंसुलिन की कमी होने से होता है, और इंसुलिन बनाने वाला जो ऑर्गन है वो पैनक्रियाज है, पेट के बाईं तरफ होता है, ये एक उंगली के बराबर। और ये पैनक्रियाज सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, कम ड्राई या ज़्यादा ड्राई या पूर्ण रूप से ड्राई हो जाता है, तो इंसुलिन बनाने की क्षमता धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसमें योग बहुत अच्छा काम करता है और यही काम करता है। उस ऑर्गन को हम आसन और प्राणायाम से उसे हम फिर से पुनः नॉर्मल कर सकते हैं, उसे स्वस्थ कर सकते हैं, 100% पे ला सकते हैं। अगर 50% वो ऑर्गन ख़राब हो गया है तो 100% पे वो लाया जा सकता है, कार्यशीलता बनाई जा सकती है, इलास्टिक बनाया जा सकता है उसे, क्योंकि वो स्टिफ हो चुका है। अगर उससे ज़्यादा है तो इतना तो होगा कि उसे और भी कारगर
बना सकते हैं आप। परसेंटेज उसकी जो ड्राइनेस है आगे नहीं बढ़ेगी और साथ ही साथ वो ऑर्गन स्वस्थ होने लगेगा और इंसुलिन इतना बनाने लगेगा कि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी नहीं रहेगी और बाहर से इंसुलिन नहीं लेना होगा। तो उसके लिए आसन है और आसन आप को सीखने होंगे। इसमें कोई एक दिन की बात नहीं है और इसमें कई सारे आसन आते हैं। तो किसी भी योग गुरु से सलाह लेकर के और डायबिटीज़ के आसन आप सीख लें। लगभग इसमें 7 आसन करने होते हैं और इससे जानकारी डिटेल में लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, खान पान क्या होना चाहिए। खान पान में तो योग तो पहला कहता है कि आपके खान पान का धर्म ये है कि रात्रि में आप शरीर को विश्राम दें, अंदर के सिस्टम को भी बाहर के सिस्टम को भी। तो आप जल्दी खाना खा लें। आप अपने लाइफ स्टाइल, वर्किंग स्टाइल को देखिए, उसमें एडजस्ट करिए आप। और 7 बजे सूरज डूबने के बाद खाने का विधान नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि काम भी है, इसीलिए आप उसको जितना जल्दी हो सके खाएं। रात्रि में लेकिन वो खाना खाएं जो 4 घंटे में पच जाए, और 4 घंटे में पचने वाला खाना वो है रोटी और हरी सब्जी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं 4 घंटे में नहीं पचती, समय ले लेता है। तो इसे रोटी और हरी सब्जी, उसे जल तत्व उसे रहने दें। ऐसा सब्जी बनाएं जिसमें कि जल की मात्रा रहे उसमें, क्योंकि सूखता है वो जो ऑर्गेन, उसे भी जल चाहिए अब। तो इस तरह से जैसो आप अपने खान पान को इस प्रकार करें। और आपकी उम्र बताएगी कि हमें क्या खान पान दिन का रखना चाहिए। अगर यंग हैं तब तो आप जो भी आप खाना खाते हैं आप खाते रहें। सुबह में खासकर आप जूस लें, क्योंकि जल की मात्रा कम हो गई है, तो इसे आप जूस लें। जूस में मौसमी का जूस बहुत कारगर है, इसमें संतरे का, इसमें जूस लें। पानी सुबह में प्यूरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि कार्यशीलता कम हुई है किसी ऑर्गन की, तो इसका मतलब है कि जल का कमी हुआ है। और जल का कमी होने के 2 कारण, एक तो बाहर से जो भोजन हमने लिया उसमें जल की मात्रा वाला भोजन नहीं था, और दूसरा कि टॉक्सिन्स जो अंदर हैं, विषैले तत्व हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो जो है सो हमारे ऑर्गन को सुखाते हैं। तो उसका निष्कासन ठीक ढंग से नहीं हुआ। खासकर पेशाब के रास्ते से जो निष्कासन होना चाहिए, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन का, ये निष्कासन पूरा नहीं हुआ, तो ये ब्लड में चला जाता है, ब्लड यूरिया के रूप में दिखाई देता है। और हमारे ऑर्गन को फर्स्ट अटैक ये उन ऑर्गन को करता है जो कि बहुत ही मुलायम हैं, सॉफ्ट हैं ऑर्गन। और सॉफ्ट कहाँ करता है, तो ये किसी को तो फिर पैनक्रियाज को कर देता है, किसी को अर्थराइटिस के पास जो जेल हैं, साइनस वायरल फ्लूड, उसको कर देता है, इसलिए अर्थराइटिस हो जाता है। और ब्लड यूरिया बहुत ही खतरनाक है। और ये आया कहाँ से, तो किडनी में जो बैठा हुआ था, पूरा का पूरा किडनी सफाई नहीं हुई। इसके लिए आपने सुबह में जल लेना है। और मैं तो ये कहूँगा कि धीरे धीरे प्रैक्टिस बना के आप 4 गिलास नाश्ते से पहले तक जल लें, और जूस भी लें, साथ ही साथ जूस लें। ये वक्त ऐसा होता है कि जूस लेने से प्यूरिफिकेशन होता है, और साथ ही साथ ग्लूकोज भी मिल जाएगा, फ्रुक्टोज मिल जाएगा, तो आपको शक्ति भी मिलेगी। प्यूरिफायर है, फल भी प्यूरिफायर है, और जल तत्व उसके पास में अधिक होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें और आप अपने को स्वस्थ कर लें। तो खान पान की बात मैंने कह दी, जो विशेष रूप से ध्यान देने की चीज़ है। और साथ ही साथ आपके योग सीखने होंगे, योग और प्राणायाम, उसके लिए अलग से एक पैकेज होता है। मेरे यहाँ भी है, पैकेज बना हुआ है, कई लोगों ने कोर्स लिए हैं। 15 दिन का पैकेज होता है, इसे आप ज़रूर लें। और अपने को ठीक करने के, एक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी अगर उस पैकेज को करके 90 दिन अगर कोई करे, तो 100 में
100% उस क्षेत्र को फिर से इलास्टिक बना सकता है, पैनक्रियाज को, और इंसुलिन बनाना चालू कर देगा। धन्यवाद। तो लगातार हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा जिसमें हम आपको योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में और इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में बताते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दर्शकों को मेरा नमन।